हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब लेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम वीकली करंट अफेयर्स में 8 से लेकर के 15 फरवरी 2023 तक का जो वीकली करंट अफेयर्स है हम आज उसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम 50 MCQs आज लगाने वाले हैं, जो कि आपके इस वीक की करंट अफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल रहेंगे और सफिशिएंट भी रहेंगे। अगर आप इन 50 क्वेश्चंस को लगाते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, तो इस वीक से रिलेटेड आपके मन में किसी भी प्रकार का करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं बचेगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का हाल ही में निधन हो गया है? तो किस देश के राष्ट्रपति रहे हैं ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, जिनका 5 फरवरी 2023 को संडे के दिन इनका निधन हो गया है। और इन्होंने 2001 से लेकर के 2008 तक जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कि परवेज मुशर्रफ पूछा जाता है। ये काफ़ी सुर्खियों में भी रहते थे पहले भी, और हाल ही में इस महान हस्ती का जो है क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में फैमिली आईडी पोर्टल चालू किया है? सो आपको पता है कि हरियाणा में सबसे पहले फैमिली आईडी पोर्टल यानी कि PPP परिवार पहचान पत्र की शुरुआत करी गई थी। उसी की तर्ज के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च किया है। यहाँ पर इसका दिया गया है एक परिवार एक पहचान, इसका मोटो है। इसरो ने हाल ही में अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है, इसका क्या नाम है? तो हाल ही में इसरो ने अपना सबसे छोटा जो रॉकेट है वो लॉन्च कर दिया है, और इसका क्या नाम है? SSLV D2 यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। SSLV की फुल फॉर्म क्या होती है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसकी फुल फॉर्म होती है। और D2 SSLV D2 इसका पूरा नाम है। SSLV D1 जो है ये इसी मिशन से रिलेटेड है जो 7 अगस्त 2022 को शुरू किया गया था, बट ये फेल होने के कारण अभी ये SSLV D2 के नाम से लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आज़ादी सेट 2 और EOS 07 ये दोनों के दोनों जो हैं ये इसरो से के सैटेलाइट्स हैं। और इसमें जेनस 1 जो है ये अमेरिकी सैटेलाइट है, अमेरिकी कंपनी का सैटेलाइट है जो हाल ही में लॉन्च किया है। और आपको पता है कि 3 तरीके की सैटेलाइट्स होती हैं, SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और GSLV यानी कि जियोस्क्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। 3 तरीके के व्हीकल्स होते हैं। विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस हाल ही में 4 फरवरी को मनाया गया है, और हर साल ये 4 फरवरी को ही बनाया जाता है। और इस साल की थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप इस साल की थीम थी, जो कि 2022, 2023 और 2024 के लिए एक ही है, यानी कि क्लोज द केयर गैप इसकी थीम रहेगी। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिल सकता है? तो किससे मिल सकता है यूनेस्को के द्वारा लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा? तो ये विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 के अंदर कोलकाता के शांति निकेतन के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। किसने करी थी? श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना करी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना करी थी। और इसी के पहले जो कुलपति थे ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ही थे। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अपने प्रधानमंत्री होते हैं, वहीं इसके वाइस चांसलर होते हैं। तो अभी इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है? तो PM नरेंद्र मोदी जी हैं। ICC T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी से किस देश में शुरू हो रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका में ICC महिला विश्व कप की शुरुआत हो रही है, बल्कि अभी 10 फरवरी से इसका शुभारंभ हो चुका है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंडर 19 T20 विश्व कप जो महिला का जो फर्स्ट एडिशन था वो भी दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही आयोजित किया गया था, जिसको जीता था किसने? इंडिया ने इंग्लैंड को हरा करके जीत लिया था। और इंडिया की कैप्टन कौन रही इसमें? शेफाली वर्मा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, युवा संगम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? युवा संगम पोर्टल जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और इसकी क्या खास बात है कि ये जो पोर्टल है इसके तहत हज़ारों युवा हिस्सा लेंगे और देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर देश को देखने, समझने और जानने का प्रयास करेंगे। और इसमें लगभग 30% की भागीदारी ईस्टर्न स्टेट्स की जो युवा हैं उनकी रहेगी। और
टोटल ओवरऑल इसके अंदर लगभग 20,000 से ज़्यादा जो युवा हैं वो भाग लेने वाले हैं। और इसकी एज लिमिट क्या है, ये 18 से 40 वर्ष तक के जो युवा हैं इसके अंदर भाग ले सकते हैं। और आपको पता है ये कौन है, ये हैं मिनिस्टर, कौन से, शिक्षा मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं, यानी कि शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान हैं। डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर पर कितनी अवधि तक प्रतिबंध लगाया गया है? तो कितनी अवधि तक लगाया गया है? 21 महीने तक इन पर डोप टेस्ट के कारण, फेल होने के कारण इन पर बैन लगाया गया है। इन्होंने एक बैंड सब्सटेंस है वो कंज्यूम किया हुआ है, जिसका क्या नाम है, हाइजेमाइन। हाइजेमाइन नाम का एक बैंड सब्सटेंस था जो इन्होंने कंज्यूम किया हुआ था, जिसके कारण इन पे डोप टेस्ट पे फेल हो गई हैं और इसके कारण इन्हें 21 महीने का प्रतिबंध झेलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, J&K, जम्मू और कश्मीर के रियासी ज़िले में, रियासी जो ज़िला है उसके अंदर लिथियम के भंडार मिले हैं। और कितने, लगभग आपको 59 लाख टन के अराउंड यहाँ पर लिथियम के भंडार मिले हैं, जो कि बहुत एक अच्छी बात है, जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, अभी इंडिया को इतना ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। और आपको पता है कि लिथियम का प्रयोग हम बैटरीज बनाने के अंदर ही, चाहे वो गाड़ियों की बैटरी हो या फिर छोटे से छोटा ड्राई सेल हो, उसके अंदर भी हम लिथियम का प्रयोग करते हैं। मोबाइल बैटरीज के अंदर भी हम लिथियम का प्रयोग करते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है 3 और एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास होता है 6.9 और बॉइलिंग पॉइंट है 1325 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 180.5 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। 2027 में फुटबॉल एशिया विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 के अंदर फुटबॉल एशियाई विश्व कप है, उसकी मेज़बानी करेगा सऊदी अरब। दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन देश कौन बन गया है? तो सबसे अधिक जो दुग्ध उत्पादन होता है वो अभी भारत के अंदर होता है। और भारत में भी स्पेशली पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? यूपी का है 14.9% का। और फिर नंबर आता है राजस्थान का, जो कि 14.6% के साथ है। और उसके बाद एमपी, गुजरात और आंध्र प्रदेश, इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है दुग्ध उत्पादन में, जिसके कारण आज दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक उत्पादित करने वाला जो देश है वो कौन बन गया है? इंडिया। राजेश बिंदल और अरविंद कुमार सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों के बाद, यानी कि जस्टिस राजेश बिंदल और अरविंद कुमार के अपॉइंटमेंट के बाद कितने हो गए हैं? 34। यानी टोटल कितने होने चाहिए? 33 + 1, यानी कि एक तो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य कितने होने चाहिए? 33। यही इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है सुप्रीम कोर्ट की, और अभी ये पूरे के पूरे फुलफिल होती है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 34 जज हो जाएंगे। और DY चंद्रचूड़ जो हैं वो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन है, एरॉन फिंच किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की है? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो अभी हाल ही में बृहस्पति के पहले कितने थे? 80 थे, तो अभी 12 और नए जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनकी खोज कर ली गई है। यानी कि 12 नए चंद्रमा भी बोल सकते हैं, 12 नए चंद्रमा की खोज कर ली है। इससे पहले जो सबसे ज़्यादा उपग्रह होने का जो रिकॉर्ड था, यानी कि सबसे ज़्यादा चंद्रमा किसके थे? शनि के थे। कितने थे? 83 चंद्रमा थे शनि के। और अभी बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं, क्योंकि 12 नए चंद्रमाओं की खोज करी गई है। तो बृहस्पति ग्रह, आपको ये यहाँ पर बृहस्पति ग्रह है और ये है सैटर्न, यानी कि शनि। बृहस्पति को बोला जाता है जुपिटर और शनि को बोला जाता है सैटर्न। आगे बढ़ते हैं। याया तसो लेक यानी कि याया तसो झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इसे घोषित किया गया है। ये कहाँ पर है? ये लद्दाख के अंदर है। काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। अगला है, ग्रीन बॉन्ड लाने वाला नगर निकाय कौन बन गया है? तो ग्रीन बॉन्ड लाने वाला जो नगर निकाय है कौन बन गया है? इंदौर ग्रीन बॉन्ड लाने वाला नगर निकाय बन गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? लगभग 244 करोड़ रुपए जुटाने का इसका लक्ष्य है। और ये 10 फरवरी से शुरू होगा और ये लगभग 14 फरवरी तक ही चला है। आप इतनी बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
108 लम्मा क्लिनिक किस राज्य ने शुरू की हैं? तो 108 जो लम्मा क्लिनिक हैं वो कर्नाटक राज्य ने शुरू की हैं और इसके ज़रिए जो प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक देखभाल ज़्यादा जल्दी पहुंचाने का काम किया जाएगा। और कर्नाटक के सीएम का क्या नाम है? कर्नाटक के जो सीएम हैं वो हैं बसवराज बोमई। अगला क्वेश्चन है, भारत ने आर्थिक सहायता योजना के तहत किस देश को 50 बसें प्रदान करी हैं? तो श्रीलंका में भारत के जो उच्चायुक्त हैं गोखल बागले ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को ये बसें सौंपी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका को। ये अशोक लीलैंड की बसें हैं जो भारत ने श्रीलंका को दी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक लॉन्च किया गया है? तो हाइड्रोजन से चलने वाला जो ट्रक है किसने लॉन्च कर दिया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने लॉन्च कर दिया है। और इसकी जो लागत है, जो फ्यूल कंजम्पशन है, वो जो आमतौर पर जो डीजल व्हीकल्स हैं उससे कम रहेगी और इससे बेनिफिट होगा बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, कैनरा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो के सत्यनारायण राजू जो हैं कैनरा बैंक के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? एलवी प्रभाकर को। एलवी प्रभाकर को इन्होंने रिप्लेस किया है। ऑपरेशन दोस्त, जिसके अंदर जो एनडीआरएफ है वो काम कर रही है तुर्की में हेल्प करने के लिए। और ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऑपरेशन गंगा क्या है। तो ऑपरेशन गंगा क्या था कि यूक्रेन से जब यूक्रेन में जब रशियन हमला हुआ था तो उस टाइम पे भारतीयों को निकालने के लिए, यूक्रेन से जो भारतीय जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे थे मेडिकल के, जो तुर्की में आए भूकंप के बाद भारत ने मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो तुर्की में आपको पता है कि भूकंप आया है जिसके अंदर लगभग 11,000 मौतें हो चुकी हैं। तो उसके बाद भारत ने ऑपरेशन दोस्त नाम से चलाया है एक ऑपरेशन, जिसके अंदर एनडीआरएफ जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो है वो काम कर रही है, सिविल सिटीजन्स को बचाने के लिए वहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही हुई है सीरिया और तुर्की के अंदर। इसका संबंध किससे है? ऑपरेशन दोस्त से है, यानी कि भारत ने उनकी मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। और ऑपरेशन गंगा पूछ ले कि ऑपरेशन गंगा क्या है, तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध छिड़ा था पिछले साल, तो उस टाइम पे भारतीयों को निकालने के लिए यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। आप इतनी बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में स्थित गोडा पावर प्लांट किस देश की बिजली आपूर्ति की जाएगी? गोडा पावर प्लांट से किस देश की बिजली आपूर्ति करी जाएगी? तो ये झारखंड के अंदर है और इससे बांग्लादेश की जो बिजली आपूर्ति है उसको परिपूर्ण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी द्वारा बार्ड नामक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो गूगल के द्वारा गूगल बार्ड नाम से एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है। आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट का एक चैटबॉट है जिसका नाम है चैट जीपीटी। इसको टक्कर देने के लिए, इसको कंपटीशन देने के लिए जो गूगल है उसने लैम्डा भाषा में ही, जो इसकी ऑफिशियल जो भाषा है वो क्या है? लैम्डा भाषा में ही गूगल बार्ड को डेवलप किया है। अगला है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई किस देश के राष्ट्रीय क्रिकेट की टीम कोच बन गए हैं? तो ये बने हैं नेपाल के राष्ट्रीय टीम कोच। किस राज्य ने हाल ही में नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप जीती है? तो नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप किसने जीती है? केरला ने जीती है। और इन्होंने किसको हराया है? पंजाब को हराया है। और कितने से हराया है? 13-4 से इन्होंने हराया है पंजाब को। विश्व दलहन दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है कि 2023 में हम मिलेट्स को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि मोटे अनाजों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो 2023 के अंदर 10 फरवरी को जो है पल्सेस डे, यानी कि वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दलहन दिवस बनाया गया है। और जिसकी थीम क्या थी? सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि पल्सेस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, सतत भविष्य के लिए दालें, इसका थीम रही है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आईटीबीपी के द्वारा जो है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया गया है। और आईटीबीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस होती है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और ये ले के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और कौन सा एडिशन था? ये 12th एडिशन था, इसका 12वां संस्करण इसका आयोजित किया गया था।
राफेल वरेन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये फ्रांस देश के खिलाड़ी हैं और ये फुटबॉल में डिफेंडर, एज ए डिफेंडर ये खेलते थे। एज ए डिफेंडर इनकी भूमिका रहती थी फील्ड के अंदर, और इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है। किस देश ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही यानी कि ब्रिटिश मोनार्की है उसको ख़त्म कर दिया है? किसने कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने। ये ऑस्ट्रेलिया की करेंसी यहाँ पर दिखाई गई है। तो इन्होंने जो ब्रिटिश जो राजशाही थी अपने नोटों से उसको हटा दिया है। निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो निसार उपग्रह जो है ये नासा जो कि आपको पता है कि अमेरिकन स्पेस कंपनी है, प्लस इसरो ने संयुक्त रूप से बनाया था, और इसकी लॉन्चिंग कब करी जाएगी? ये 2024 के अंदर करी जाएगी। ये इसका कुछ ये ब्लूप्रिंट है। आर्द्र भूमि बचाओ अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया गया है। और भूपेंद्र यादव जो हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं ये भूपेंद्र यादव। इन्होंने ही आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत करी है। अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन IBA में कौन सा देश शामिल हुआ है? IBA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस। इसके अंदर ब्राज़ील और अमेरिका दोनों के दोनों, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों इसमें शामिल हुए हैं। बायोफ्यूल होता क्या है? बायोफ्यूल पेड़ों, फसलों और काउ डंग्स यानी कि गोबर से बायोफ्यूल बनाया जाता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा प्रदूषण नहीं करता है और काफ़ी चीपर भी पड़ता है, काफ़ी मतलब सस्ता पड़ता है दूसरे जो ईंधन है उनकी बजाय। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए किसे गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? तो किसकी पुस्तक है ये नाउ यू ब्रीथ? ये है राखी कपूर जी की पुस्तक है, जिन्हें गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसने झारखंड के देवघर में नैनो यूरिया प्लांट की नींव रखी है? तो यहाँ पर हैं ये अपने हैं इंडिया के होम मिनिस्टर, जिनका नाम है अमित शाह। इन्होंने ही देवघर के अंदर, झारखंड के देवघर के अंदर ही नैनो यूरिया प्लांट की नींव रखी है। और आपको पता है कि इस नैनो यूरिया प्लांट किसके द्वारा करवाया जा रहा है? तो इफ्को के द्वारा, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के द्वारा करवाया जा रहा है। और ये 5वां नैनो यूरिया प्लांट है, जो कितने रुपए की लागत से बनाया जाएगा? ये लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। और सबसे पहला जो नैनो यूरिया प्लांट था फर्स्ट, उसका नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अंदर इसका इनॉग्रेशन किया था 2022 के अंदर। आप इतनी बात याद रखेंगे। 36वें सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है? ये हर साल हरियाणा के अंदर फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। और ये 3 से लेकर के 19 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अंदर जो पार्टनर नेशन हैं वो अब की बार कौन है? SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO इसका पार्टनर कंट्री रही हैं अब की बार। सेफर इंटरनेट डे 2023 कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 7 फरवरी को। 7 फरवरी को यानी कि हर साल ये फरवरी के दूसरे सप्ताह के अंदर बनाया जाता है। और अब की बार इसकी थीम क्या थी? टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट इसकी थीम थी। खेलो इंडिया विंटर यूथ गेम्स 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो तीसरा संस्करण है विंटर गेम्स का, वो आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भारत रंग महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का को इंग्लिश में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बोला जाता है। इन्होंने ही भारत रंग महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं ये, और इनका ये 22nd एडिशन है, जो कि दिल्ली के अंदर 14 से लेकर के 23 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और आपको पता है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? परेश रावल जी जो हैं इसके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन। विश्व रेडियो दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को बनाया जाता है। और अब की बार जो विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या थी? रेडियो एंड पीस इसकी थीम थी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने राज्यों के नए राज्यपालों की नियुक्ति की है? तो 13 राज्यों के नए राज्यपाल बदल दिए गए हैं, आपको पता है, जिनकी लिस्ट आगे दी गई है। मैंने आपको 28 के 28 जो राज्य हैं उनके सारे के सारे जो राज्यपाल हैं उनकी लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि आपको याद रह सके चीज़ें। यहाँ पर आपकी दी गई है। आंध्र प्रदेश के जस्टिस अब्दुल नज़ीर, अरुणाचल प्रदेश के KT
पटनायक, असम के गुलाब चंद कटारिया, बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिश्चंद्र, गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई, गुजरात आचार्य देवव्रत, हरियाणा के भंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला, झारखंड के CP राधाकृष्णन, कर्नाटक के थावरचंद गहलोत, केरल के R मोहम्मद खान, मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल, महाराष्ट्र के रमेश बैस, मणिपुर अनुसुईया उइके, मेघालय के फागू चौहान, मिजोरम हरिबाबू कंभमपति, नागालैंड के ला गणेशन, उड़ीसा के प्रोफेसर गणेशी लाल, पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित, राजस्थान के कलराज मिश्र, सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, तमिलनाडु के RN रवि, तेलंगाना के डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, त्रिपुरा के सत्यनारायण आर्य, उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल, उत्तराखंड के गुरमीत सिंह और पश्चिम बंगाल के CV आनंदम। तो ये आपकी ये लिस्ट 28 के 28 जो राज्यपाल हैं उनकी दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा है और इसका ये 5th एडिशन था, जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो था वो आपका भोपाल में आयोजित किया गया था। और 2018 के अंदर विजेता रहा था हरियाणा, 2019 में महाराष्ट्र, 20 में फिर से महाराष्ट्र, 21 में फिर से हरियाणा रहा था और 2022 में भी फिर से महाराष्ट्र ने बाजी मार ली, यानी कि 3 बार जो है महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है और अब की बार हरियाणा रनरअप रहा है। तो इन्हीं दोनों स्टेट्स के अंदर कंपटीशन रहता है। और आपको मैं तालिका बता दूं तो कुछ इस तरीके से है। महाराष्ट्र ने 56 गोल्ड के साथ लगभग 161 टोटल जो मेडल जीते हैं और हरियाणा ने इसके अंदर 128 मेडल ही जीते हैं। और इसमें तीसरा स्थान मिला है मध्य प्रदेश को जो 96 मेडल्स के साथ है। राजस्थान को मिले हैं 48 मेडल्स। ठीक है, आप इतनी बात याद रखेंगे। अगला है ICAO एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत जो है एक बड़े ही तगड़ी उछाल के साथ 55वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इससे पहले ये 112वें स्थान पे थे। इन्होंने 57 जो डिजिट्स की बढ़ोतरी करी है, जो कि अच्छी बात है। और आपको पता है कि ICAO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी ये एक यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 7 दिसंबर 1944 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और DGCA के अनुसार 55वें स्थान पर पहुंच गया है भारत ICAO एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग के अंदर। और DGCA, आपको पता है कि DGCA की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? मोहम्मद अब्दुल हामिद को इन्होंने रिप्लेस किया है। और ये कौन से 22वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, जो कि आवामी लीग से संबंधित हैं। इनकी पार्टी कौन सी है? आवामी लीग है। क्रिकेटर इयोन मॉर्गन किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो ये हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी। ललिता लाजमी का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? तो वे थी एक चित्रकार। और इन्होंने एक पिक्चर के अंदर तारे ज़मीन पे भी एक जो आर्ट टीचर के रूप में भूमिका निभाई है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो इसका जो उद्घाटन हुआ है ये मुंबई शहर के अंदर हुआ है। ये इसकी कुछ आपके सामने एक तस्वीर दिखाई गई है कि जो डबल डेकर AC बस है और ये इलेक्ट्रिक बस है। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और हम इसके साथ साथ आपको स्टैटिक जीके, मैथ्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशंस भी आपको समय समय पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं, चाहे वो किसी भी किसी फॉर्म से रिलेटेड हो, किसी कट ऑफ से रिलेटेड हो। हर इंफॉर्मेशन आपको टाइम पर दी जाती है। और साथ के साथ आपको वीकली प्लस मंथली करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।